चैप्टर 5 ये है स्टोरी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 मेरी है देख सकता हूँ। इनाया गाड़ी से उतरते ही ऑफिस की तरफ भागती हुई उसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट मूव हो चुकी थी। दूसरी साइड बॉस की प्राइवेट लिफ्ट थी जिसमें वो बिना सोचे घुस जाती है, फाइल्स और मीटिंग के बहाने बनाते हुए और रिलीफ की सांस लेते हुए कि लेट होने से बच गई, जबकि उसे पता नहीं होता है कि पीछे गार्ड एक ब्लैक टक्सीडो पहना चेहरा कवर किया आदमी खड़ा हुआ है जो उन्हें रोक देता है। इनाया पलटकर उनसे सवाल करती है तो आदमी ठंडी आवाज में कहता है बॉस ने उसे इस लिफ्ट की छूट दी है। इनाया शर्मिंदा होकर लेट होने का रीजन देती है और कहती है 6 महीने में पहली बार लिफ्ट यूज की। तभी लिफ्ट झटके से रुक जाती है। इनाया का बैलेंस बिगड़ता है, उस आदमी का बाजू पकड़ लेती है। वो झटक कर इनाया का हाथ बाहर निकल जाता है। इनाया उसे अजीब कहकर खुद भाग जाती है। बाहर हमजा मलिक की सेक्रेटरी निशा इनाया को टॉन्ट करती है। दोनों के बीच तेज नोकझोंक होती है, जहां इनाया अपनी मेहनत से मिली जॉब की बात करती है और निशा उस पर गंदे इल्जाम लगाती है। इनाया चुपचाप अपने कैबिन चली जाती है। दूसरी तरफ मलिक पैलेस के 3rd फ्लोर पर डेविल अपनी अनकॉन्शियस पर आंखें खुली माँ अम्मी के पास बैठकर प्यार से बात करता है। फिर ऑफिस के लिए निकलते वक्त घर वालों को सख्ती से दूर रहने की वार्निंग देता है। हमजा मलिक इंडस्ट्री में डेविल अपने कैबिन से सामने इनायत को देख रहा होता है। ईशान टोकता है। डेविल कहता है मेरी है देख सकता हूँ। फिर ईशान को याद दिलाता है यहाँ सिर्फ हमजा मलिक है। डेविल अपनी जिद पर और तकदीर का जिक्र करता है कि इनायत सिर्फ हमजा की है। ईशान उसे रोकता है पर डेविल कह देता है ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। बाद में वॉशरूम के मिरर में इनायत को कुछ महसूस होता है। वो खुद को संभालती है लेकिन अचानक दर्द से चीख उठती है। कोई सुनता नहीं। वो हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है। बिल्डिंग के बाहर ऑटो का वेट करती इनायत को दूर अपनी काली गाड़ी में बैठा डेविल नीली आंखों से घूर रहा होता है। तो भाइयों इसी के साथ चैप्टर 5 खत्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 6। चैप्टर 6 शादी की तैयारी। आयत वॉशरूम में हाथ धोने के लिए नल ऑन करती है गाना गुनगुनाते हुए। आयत ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। आयत ने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा शीशे में देखा, वहां भी कोई नहीं था। बढ़ते हुए दिल की धड़कन को शांत करते हुए वो बोली शांत हो जा आयु, तेरा वहम है, लेडीज वॉशरूम में कौन होगा। जैसे ही आयत ने हाथ पानी के नीचे रखा वो जोर से चीखने लगी, पर उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह अपना हाथ पकड़ते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाती है। आयत बिल्डिंग से बाहर ऑटो का वेट कर रही होती है। पास ही अपनी काली गाड़ी में बैठा डेविल अपनी नीली आंखों से उसे घूर रहा था। ईशान थोड़े गुस्से में बोला तू जल्लाद है, तूने उसका हाथ जला दिया क्यों। डेविल बिना उसकी तरफ देखे बोला मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे आ गई तुम में। ईशान के पास आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी सड़क पे चला पड़ी, मतलब गाड़ी को सड़क पे चला दिया। आयत अपना हाथ छुपा कर घर आते ही सीधा कमरे की तरफ जाने लगती है। रुखसार उसे रोकती है, बोली आयु तुम अकेली आई, फिरोज कहाँ रह गया। आयत अपनी अम्मी को देखकर बोली अम्मी मैं टैक्सी से आई हूँ, फिरोज मुझे लेने नहीं गया था। रुखसार हैरानी से गाड़ी की तरफ देखती है। फिरोज को गए काफी वक्त हो चुका था। आयत रेस्ट करने का कह कर कमरे में चली जाती है। अगली सुबह आयत तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। उसकी नजर सोफे पर सार पकड़ कर बैठे नजमा पर जाती है। मतलब आयत जब तैयार होकर आती है तो उसकी नजर होती है क्योंकि सोफे पे नजमा अपना सर पकड़ के बैठी होती है। आयत अपनी अम्मी के पास खड़ी होते हुए पूछती है अम्मी क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं। हिना नफरत से आयत को देखते हुए बोली तू मनहूस की एंट्री हुई ना उसकी जिंदगी में तो कुछ सही कैसे हो सकता है। आयत चिढ़कर बोली मैंने तो पैदा होने से पहले ही उसकी जिंदगी में लिख दी गई थी। हिना नजमा गुस्से से बोली, मतलब आयत ने हिना को कहा कि मैं पैदा होने से पहले ही उसकी जिंदगी में लिख गई होती। फिर नजमा गुस्से से बोली रुखसार कौन, आयत की अम्मा। रुखसार अपनी बदतमीज बेटी को कहो मुंह बंद करके रखे वरना धक्के मार कर माँ बेटी दोनों को निकाल दूंगी। आयत झल्लाते हुए बोली ऐसा कैसे निकालेंगी आप, मेरे अब्बू का घर है ये। मामी। नजमा उठते हुए बोली अब्बू, तौबा, इस लड़की की बातें सुनो, अगर सच में बता दिया ना तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुझे।
रुखसार नजमा को टोकते हुए बोली, भाभी फिरोज लापता है और आप किस बात पर लगी हुई हैं? तभी हिना की शौक आवाज भरी आई, फिरोज ये क्या हो गया तुम्हें? सबके सामने आओ। सबने सामने देखा, जब्बार जी जख्मी फिरोज को लेकर आ रहे थे। नजमा जल्दी से अपने बेटे के पास नजमा जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है। आयत शौक में थी। फिरोज के हाथ में प्लास्टर, सर पर पट्टी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। फिरोज सोफे पर बैठा, आयत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, फिरोज ये सब क्या हो गया? फिरोज दर्द भरी सांस लेते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने जा रहा था, तुम्हारे ऑफिस के सामने गाड़ी रोकते ही किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह होश में आया, अब्बा डिस्चार्ज करवाने आए हुए थे। नजमा रोते हुए बोली, मेरा बेटा तू ठीक है ना? फिरोज हाँ। मैं सर हिलाकर बोला फिरोज ने हाँ में सर हिलाकर बोला, मुझे रेस्ट करना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आयत कमरे की तरफ जाते हुए बोली, अम्मी मैं फिरोज की सेहत के लिए शुक्राने की नफी पढ़ने जा रही हूँ। नजमा बोली, लगता है मनहूस को मेरे बेटे के लिए चुनकर मैंने गलती कर दी। रुखसार बोली, भाभी हम बस जरिया हैं, इस जहान के साथ तो दोनों जहान का मालिक लिखता है। दूसरी तरफ ऑफिस के कैबिन में बैठा हमजा मलिक लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और टाइप कर रहा था। ईशान पास खड़ा हुआ उसे देख रहा था। हमजा मलिक टाइप करते हुए बोला, टाइम वेस्ट कर रहे हो ईशान? मेरे चेहरे को देखकर दिमाग पढ़ना कयामत की डेट बताने जैसा है। ईशान सर झटकते हुए बोला, नहीं हमजा मलिक, उस लड़के का हाथ तोड़कर हॉस्पिटल भेज दिया है। डेविल सर हिलाते हुए आयत के कैबिन की तरफ देखकर बोला, ये मेरी होने वाली बेगम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव लगती है। ईशान धीमी आवाज में बोला, मासूम है वो। हमजा मलिक डेस्क पर उंगली टैप करते हुए बोला, आज की रात फिर वो मासूम मुझ जैसे जानवर की कैद में होगी। ईशान घबरा कर बोला, कल क्या होगा कल हमजा? हमजा जोर जोर से हंसने लगा, बिल्कुल किसी राक्षस की तरह। उसकी हंसी देखकर ईशान का कलेजा कांप उठा। ईशान बचपन से डेविल के साथ रहा था, उसकी हर बात हर अदा उसे पता थी। इस हंसी का मतलब भी वह समझ रहा था। खान मंजिल। जबार अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। नजमा पास बैठी थी, सुन रही थी। जबर धीरे धीरे बोला, ऐसे अचानक शादी कैसे रख सकते हैं? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वह जख्मी है। फोन की दूसरी तरफ एक रौफदार आवाज आई, मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं, मुझे कल तक तुम्हारी भतीजी के निकाह के पेपर चाहिए। जबर इतना कहकर फोन काट देता है। मतलब जबर नहीं फोन काटता है, वो कहता है दूसरा वाला कि मुझे कल तक तुम्हारी बेटी की शादी के कागजात चाहिए। जबर इतना कहकर वो फोन काट देता है। नजमा परेशान होते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे? रुखसार मान जाएगी? जबर नजमा को देखकर बोला, उसे मानना होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना उसका सच हम उसकी बेटी को बता देंगे। कल शादी है, सारी तैयारियां कर लो। मलिक पैलेस, हमजा का रूम। बार एरिया में बैठा हुआ हमजा ड्रिंक कर रहा था। मिस्टर मलिक पास आते हुए बोले, बहुत गलत काम किया मैंने, लेकिन इस हराम चीज को कभी हाथ नहीं लगाया, पर अपने बेटे को रोक नहीं पाया। डेविल एक नजर देखकर फिर पीने लगता है। मिस्टर आजाद बोले, तुम्हें कल लंदन जाना होगा डायमंड डील के लिए, मैंने पहले बताया था, याद होगा। डेविल एटीट्यूड में बोला, मैं आपका काम क्यों करूं मिस्टर मलिक? आजाद जी गुस्से में बोले, क्योंकि तुमने मुझे जबान दी थी, उस लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाऊंगा तो तुम मेरा काम करोगे, और ये डायमंड डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे अलावा ये डील नहीं हो सकती। हमजा मलिक हाँ में सर हिलाकर बोला, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, सो अगर मैं मना कर दूं तो? मिस्टर मलिक बेजुबान सी मुस्कान के साथ बोले, डेविल के अंदर बेवकूफ अम्मी का खून है, वो अपनी बात से नहीं पलटेगा। डेविल गुस्से में बोला, ग्लास साइड में फेंक कर मिस्टर मलिक का गला दबाते हुए और उसे दीवार से लगा देता है। उसकी पकड़ मजबूत थी। मिस्टर सुनीता जो छुप कर ये सब नजारा देख रही थी, दौड़कर आती हैं, डेविल को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। हमजा मलिक डब्बी पर डरवानी आवाज में बोला, सॉरी यार, मेरा फर्स्ट टाइम है ना भाई, तो मतलब इतना तेज बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। हमजा मलिक डब्बी पर डरावनी आवाज में बोला, अगली बार मेरी अम्मी का जिक्र किया ना मिस्टर मलिक, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमजा मलिक उसे छोड़ देता है। सुनीता गुस्से में बोली, बाप है तेरा, शर्म नहीं आती तुझे? हमजा मलिक आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें शर्म आई थी जब इनके साथ नाजायज रिश्ते में थी? मिस्टर मलिक चीख उठे हैं। डेविल गुस्से में भारी नजरों से उन्हें देखता है। मिस्टर मलिक मुट्ठी बांधते हुए बोले, सुबह तक तुम वहां पहुंच
पहुंचना है, मेरा काम हो जाना चाहिए। इसी के साथ भाई चैप्टर 5 और चैप्टर 6 खत्म होता है। मुझे माफ कर दो भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अच्छी रीडिंग नहीं कर पाया हूँ, आपको सुना नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे जैसे ऑडियंस बिल्ड होती जाएगी वैसे वैसे मेरी आवाज भी अच्छी होती जाएगी। इसी के साथ आप लोग चैप्टर 7 और 8 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।